हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस तरह की ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है मनी मार्केट के अंदर। और उनमें से आज जो है एक ट्रांजैक्शन होती है मनी मार्केट के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो जिसका नाम है लेंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल। सो दीज आर बेसिकली ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस इन मनी मार्केट। वैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन होती है मनी मार्केट के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मनी मार्केट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा मनी मार्केट में जो है शॉर्ट टर्म डेट्स। और वैसे तो शॉर्ट टर्म डेट्स का कॉन्सेप्ट होता है मनी मार्केट के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी मनी मार्केट के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे आपके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और ट्रेजरी बिल्स होते हैं ज़्यादातर, इनके इनका कुछ टेन्योर्स होते हैं। टेन्योर्स यानी कि कुछ मतलब कितना टाइम पीरियड मेच्योरिटी तक, ठीक है, टाइम पीरियड टिल मेच्योरिटी। तो उसको हम टेन्योर्स कहते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ठीक है। और दूसरी मार्केट में भी 10 ईयर्स ही होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ये बॉन्ड्स होते हैं और इनकी एक मैच्योरिटी की तारीख होती है, वो जो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया कि मनी मार्केट क्या होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल। वैसे मैंने मनी मार्केट के ऊपर कंप्लीट डिटेल एक्सप्लिसिट वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। आई विल प्रोबेबली पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। सो लैंडिंग और बोरोइंग एट कॉल बेसिकली क्या होता है, when the bank usually engage in these type of transaction to fulfill their रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो देखो, बैंक्स की बेसिकली कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। अब क्या होता है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब देखो, हर 14 डेज़ के अंदर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब कि कैश का इतना रिजर्व होना चाहिए। तो हर 14 डेज़ में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो चेक करती है कि किस बैंक ने जो ये रिज़र्व मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी 14 डेज़ के अंदर आपको दिखाना होता है कि पूरे साल में जितने भी डिपॉजिट है उसका 6%, ठीक है। पूरे साल में जो डिपॉजिट आए हैं, बैंक ज़ाहिर सी बात है, आप जब अकाउंट खुलाते हो बैंक में खुलवाते हो, तो आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में। तो जितना डिपॉजिट आता है, जितने लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं उस एक साल के अंदर, ठीक है, जितना डिपॉजिट आया हुआ है उसका 6% बैंक को शो करना है कि हमारे पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, इतना पैसा हमारे पास कैश की सूरत में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये जो है ये एक मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है बैंक को ऑपरेट करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं दूसरी किसी कंट्री का सिनेरियो नहीं बता रहा। सो ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो बैंक क्या कर रही होती है, हर 14 डेज़ में, तो ज़ाहिर सी बात है पूरा 14 डेज़ तक अगर वो कैश रखेगी अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके, तो वो कैश से कोई रिटर्न नहीं कमा सकेगी। तो वो उस कैश को क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है, आगे इन्वेस्ट करती है और उस पैसे से पैसा बनाती है, और एट द एंड ऑफ 14 डेज़ वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती है, ठीक है, फुल उतना कैश जमा करती है, ठीक है। सो बेसिकली अब हम जानते हैं कि हमने अभी जाना कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। बैंक यूजुअली इंगेज इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन टू फुलफिल देयर रिजर्व रिक्वायरमेंट। और बैंक जो है बोरिंग और लैंडिंग करती है कॉल पे, ताकि वो अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। In this, the lender and borrower borrowing, the lending and borrowing done by one bank from other bank with no collateral. So basically, these funds are unsecured with 100% credit risk for the lender bank. अब देखें क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये ओवरनाइट और कुछ टर्म के लिए होती हैं। जैसे एक दिन के लिए, कल मुझे जो अपनी रिक्वायरमेंट शो करनी है, कल बैंक जो आके स्टेट बैंक जो चेक करेगा कि मेरे पास इतना कैश रिजर्व है नहीं है, और मेरे पास नहीं है तो मैं किसी से लैंड कर लूँगा कैश, ठीक है, ताकि मैं स्टेट बैंक को दिखा दूँ कि भाई हाँ मेरे पास इतना कैश है। फिर जब वो चेक करके चला जाएगा स्टेट बैंक, तो मैं वो पैसे वापस कर दूँगा इंटरेस्ट के साथ। तो बेसिकली ये होता है लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल, ठीक है। सो अब क्या होता है कि अब जो बैंक लैंड कर रही है वो उसकी उसके उस लैंड करने पर कोई मॉर्गेज या किसी तरह का कोलेटरल नहीं रखती, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग होती है, यानी कि जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो, तो बैंक क्या करता है कि बैंक आपसे कुछ ना कोई गारंटी रखवाता है, ठीक है, जैसे या कोई भी चीज़ आपसे गिरवी रखवाता है, ठीक है, गिरवी हम राइट वर्ड होगा इसके लिए। सो वो गिरवी जब आप अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, बैंक के पैसे वापस नहीं कर पाते हो, तो बैंक जो है आप जो चीज़ आपने गिरवी रखवाई होती है बैंक के पास, वो बैंक जो है उसको ले लेता है या ख़रीद मतलब बेच कर अपना लॉस रिकवर कर लेता है, ठीक है, जो आपकी वजह से हुआ उसको। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि 100% क्रेडिट रिस्क होता है लेंडर बैंक को, क्योंकि अगर लेंडर बैंक कल को जिसको उसने बोरो किया हुआ है, जिस बैंक ने बोरो किया हुआ है, अगर वो बैंक जो है वो बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पैसे नहीं दे पाता, बैंक करप्ट हो जाता है, तो उसके पैसे गए,
जिसने लैंड किया है उसको, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर बैंक ए लैंड करता है बैंक बी को और बैंक बी डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो इस सिचुएशन में बैंक ए ने जितना पैसा लैंड किया है वो पूरा का पूरा उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 100% क्रेडिट रिस्क होता है। दीज ट्रांजेक्शन आर डन फॉर ओवरनाइट मीन वन डे एज वेल एज टर्म, ठीक है। एक दिन के लिए भी होते हैं ओवरनाइट, यानी एक दिन के लिए ट्रांजेक्शन होती है, यानी एक दिन उसने बोरो किया अगले दिन वापस कर दिए, ठीक है। तो यानी ये एक दिन हुआ। द कैलकुलेशन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल होती है इनकी कैलकुलेशन, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन आई मीन सिनेरियो है, उस सिनेरियो को देखते हुए हम ये कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बैंक ए रिक्वायर्स 500 million टू फुलफिल इट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट while bank B has excess cash, so bank A would do a call transaction with bank B on overnight call rate, ठीक है। अब देखें कुछ बैंक्स के पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ होता है, कुछ बैंक्स के पास जो है अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने तक जितना कैश नहीं होता, तो वो क्या करती है, जो जिसके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है उससे ले लेती है, फिर उसको सूद समेत वापस कर देती है। सिंपल ये होता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट सपोज द रेट इज़ 5%। अब अच्छा इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब बैंक ये ए है, ठीक है। बैंक ए को हमने यहाँ पे जाना था कि बैंक ए को चाहिए 500 मिलियन, ठीक है। तो उसने बोरो किए 500 मिलियन बैंक बी से, ठीक है। सो अब बैंक बी क्या है, बैंक बी जो है लेंडर है और बैंक ए क्या है, बोरोवर है, ठीक है। इसने 500 ओवरनाइट के लिए ये लैंडिंग हुई है, ठीक है, और 500 इसने बोरो किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका 5% है वो क्या है, ओवरनाइट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। सो 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब 500 मिलियन कितना होगा, 500 मिलियन होगा कुछ ये अमाउंट होगी, ठीक है, 500 और ये हो गया मिलियन, 500 मिलियन, ठीक है। ये आ गया यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब ये तो पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन ये ट्रांजैक्शन हुई, उस बैंक बी ने जो है वो 500 मिलियन जो है बैंक ए को लैंड की है, ठीक है। ये पहले दिन हुआ। दूसरे दिन जब वापस करने की बारी होगी तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन डे 2, ठीक है, जब ओवरनाइट गुजर गई, नाइट गुजर गई, दूसरा दिन है। अब दूसरे दिन क्या होगा कि बैंक ए जो बोरोवर है उसको वापस भी तो करना है ये पैसा, तो बैंक ए कितना वापस करेगा बैंक बी को, 500 मिलियन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइड बाय 365, ठीक है। 365 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 5% ये क्या है, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है, पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो मुझे पर डे का इंटरेस्ट मालूम करना है, क्योंकि मेरी जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है वो पर डे के हिसाब से हो रही है, यानी कि एक दिन मैंने वो पैसे रखे दूसरे दिन वापस कर दिए, ठीक है। सो एक दिन का मैं खाली इंटरेस्ट पे करूँगा, मैं पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों पे करूँगा। तो इसको हम कर लेते हैं। पहले तो हम जो है 5 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5% से। सो यहाँ पे हम कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया, ये हो गया 500, 1 2 3 1 2 3 500 मिलियन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5% से, तो ये हो गया आपके अच्छा मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे 5% से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5% डिवाइड बाय 5% से, ठीक है। अब 5% को पहले डिवाइड कर लेते हैं, 5% को पहले डिवाइड कर लेते हैं हम, बल्कि अगर हम 5% डिवाइड बाय 365 ना भी करें और ये इसको डिवाइड कर दें 365 से, तो भी हमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट बता देगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 365 से, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 68,493। तो ये कितना पैसा वापस करेगा बैंक ए जो है, कितना पैसा वापस करेगा बैंक बी को, 5 मिलियन प्लस 68,193, ठीक है। सो ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे 5 मिलियन 068,193, ठीक है। ये कितने हो गया, 500 मिलियन 68,993, ठीक है। सो ये होती है आपकी लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल। अब हम बात करते हैं क्लीन लैंडिंग एंड बोरोइंग की, ठीक है। कौन सी, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है क्लीन लैंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल। अब जो लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल होती है वो बैंक्स टू बैंक होती है, यानी कि अगर एक बैंक और दूसरे बैंक के दरमियान ये ट्रांजेक्शन हो रही है लैंडिंग और बोरोइंग की ओवरनाइट पे या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे, तो ये होगा आपका ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल, ठीक है। अब क्लीन लैंडिंग एंड बोरोइंग, अब ये दोनों में अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, ठीक है।
ये याद रखना, दोनों में अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। लेकिन जो क्लीन लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है वो किसी DFI टू DFI होती है या DFI टू बैंक होती है, डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के दरमियान अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी, या दोनों DFI के दरमियान अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी, या किसी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ट्रांजेक्शन होगी, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ट्रांजेक्शन होगी, तो ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी क्लीन लैंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। और अगर बैंक टू बैंक होगी तो वो कहलाएगी लैंडिंग एंड बोरोइंग एट कॉल। बाकी कैलकुलेशन का मेथड दोनों का सेम होता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।